हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा तीसरा टेस्ट है यूपी पीसीएस और आरओ 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा तीसरा टेस्ट है। 2 टेस्ट आ चुके हैं। जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बाकी के जो 2 टेस्ट हो चुके हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, घरेलू पशुधन अपनी सामान्य पाचन प्रक्रिया के दौरान भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, मीथेन का सर्वाधिक उत्सर्जन आर्द्र भूमियों से होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल 2, या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ना तो 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीथेन उत्सर्जन के स्रोत कौन से हैं? आर्द्र भूमि, दीमक की बाम्बी, धान के खेत, कोयले की खानें, मवेशी, सूअर, भेड़, बकरी जैसे घरेलू पशुधन अपनी सामान्य पाचन प्रक्रिया के दौरान भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन का सर्वाधिक उत्सर्जन आर्द्र भूमियों से होता है और अगर एक अनुमान लगाया जाए तो 75% तक इससे इसका उत्सर्जन होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से। ठीक है, एनवायरनमेंट से, व्हाटएवर। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र का दक्षिणी भाग, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र, थर्ड है उत्तर पश्चिमी हिमालय, उसके बाद नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है इसमें जो उत्तर पश्चिमी हिमालय है ये नहीं आता है क्षेत्र। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट से है क्वेश्चन। उत्तर पश्चिमी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञात हो कि अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को हॉटस्पॉट या फिर मेगा डाइवर्सिटी भी उस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड है कार्टाजोना प्रोटोकॉल और उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें से क्वेश्चन आपका ये है, उपरोक्त में से कौन सा या से जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है या है? ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें से कौन सा है जो जैव विविधता से यानी कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, उसके संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से जो कार्टाजोना प्रोटोकॉल है एंड नगोया प्रोटोकॉल है ये दोनों ही संबंधित हैं किससे? जैव विविधता के संरक्षण से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, तो सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कार्टाजोना व नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित हैं, जबकि वियना कन्वेंशन व मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सही सुमेलित करना है इनको। ठीक है, तो ये दिए गए हैं आपके रातापानी अभयारण्य कहाँ पर है, इस तरीके से हमको बताना है। स्टेट के नाम दिए गए हैं और इधर आपके अभयारण्य जो हैं उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं। ठीक है, नीचे इनके स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, सॉरी इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये रातापानी अभयारण्य कहाँ पर है बताइए? ये है एमपी में। ठीक है, एमपी में है। उसके बाद यानी कि सॉरी गलत हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है रेणुका अभयारण्य। रेणुका अभयारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर है? गर्म पानी अभयारण्य असम में है ना। उसके बाद अचानक मार, ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ में है। तो देख लीजिए ऑप्शंस में से ए का हमारा कौन सा है? दूसरा है, और यहाँ पर ए का दूसरा सिर्फ इसी में है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना?
करेक्ट है। ए का दूसरा इसमें है, बी का हमारा चौथा है, ठीक है। उसके बाद सी का पहला है और डी का तीसरा है, यस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए, यस बी सही है। रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, रेणुका अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, गर्म पानी असम में और अचानक मार छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5, यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं, वहां विशाल विविधता पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बताइए इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं संक्रमिका या फिर बायोम, जैव विविधता या फिर कोर प्रभाव। तो कोर प्रभाव बोला जाता है जहाँ पर जो है जो पारिस्थितिकी परितंत्र, जो दो पारिस्थितिकी परितंत्र आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसको बोला जाता है कोर प्रभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहाँ दो परितंत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। नदी के तट के किनारे घास का मैदान, पर्वत व घाटी का मिलन बिंदु आदि कोर प्रभाव के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धारणीय अथवा स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस है वॉल्टर जी रोसेन, उसके बाद है फोस्टर, नेक्स्ट है ब्रंटलैंड एंड नॉर्मन मायर्स। तो किसने किया था उसका प्रतिपादन, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ब्रंटलैंड ने जो है इसकी अवधारणा को दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। धारणीय अथवा स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रंटलैंड ने किया था। सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के जल पुरुष, मतलब कि ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनको किसके रूप में जाना जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। इनकरेक्ट पूछा है तो बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। राजेंद्र प्रसाद भारत के जल पुरुष, GD अग्रवाल भारत के वायु पुरुष एंड सलीम अली भारत के बर्डमैन और कैलाश शांकला जो है वो भारत के टाइगर मैन के रूप में इनको जाना जाता है। लेकिन इसमें से इनकरेक्ट जो है वो बी है, क्योंकि जो GD अग्रवाल हैं, GD अग्रवाल का नाम गुरुदास अग्रवाल था, उन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से भी जाना जाता था। इनको पर्यावरण इंजीनियर कहा जाता है, न कि भारत का वायु पुरुष, ओके। तो ये जान लीजिए इनको कहा क्या जाता है। अन्य युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेयजल में किसकी अधिकता से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेमोग्लोबिनेमिया नामक रोग जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये नाम कुछ दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी ऑर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट एंड डी फ्लोराइड। किसकी अधिकता की वजह से ये रोग हो जाता है शिशुओं में, ये बताना है। तो जो नाइट्रेट जो है उसकी वजह से ये रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेमोग्लोबिनेमिया नाम का जो रोग है ये हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः हैं। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और उनको उसी सीक्वेंस में लगाया गया है। तो ये ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये पूछा है, जो कि क्रम में लगा हुआ है, यानी कि उसका सही सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ओके, ये बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। सेंसस से आपका ये प्रश्न लिया गया है। अनुसूचित जाति जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वहाँ पर नहीं दिया गया, केवल 3 ही राज्यों के बारे में बात हुई है, लेकिन याद रखना कि चौथे नंबर पर ये आता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेगा सिटी ऐसे शहरों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या
10 लाख से ज़्यादा हो, 50 लाख से ज़्यादा हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, ये बताना है। आंसर तो दिख ही गया होगा आपको, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। 1 करोड़ से ज़्यादा हो, दिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस शहर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो उसे मेगा सिटी कहा जाता है। मुंबई, दिल्ली व कोलकाता मेगा सिटी के उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये फैक्ट इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता ही चल चुका है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो जनसंख्या होती है उसको मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा और युगलीना, ये 4 फैक्ट दिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन मोनेरा जगत से संबंधित है या है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 व 2, सी 1, 2 व 3 या फिर चारों। ये बताइए कि ऐसे कौन जो है इसमें से जो मोनेरा जगत से संबंधित है, बताइए। तो ये जो जीवाणु और नील हरित शैवाल हैं ये दोनों ही संबंधित हैं मोनेरा जगत से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, तो बी ही करेक्ट है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल मोनेरा जगत से संबंधित हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं अमीबा व युगलिना प्रोटिस्टा जगत से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना है इनको भी, दोनों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ा आवृत जीवी पौधा है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस या फिर बुल्फिया, रफलेशिया या फिर सैक्रोमाइसिन, बताइए कौन सा है इनमें से जो कि आवृत बीजी पौधा है सबसे बड़ा? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। ओके, सबसे बड़ा आवृत जीवी पौधा ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है तथा सबसे छोटा जो है वो बुल्फिया है। ओके, इन पौधों में बीज सदैव फल के अंदर बनते हैं, इसलिए यह आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके बीज में आवरण अथवा कवच नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्लोनिंग की युक्ति निम्नलिखित में से किस हेतु लाभदायक है? ऑप्शंस हैं अंग प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर बी औषधि निर्माण, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिक बीमारियों का उपचार या फिर चारों। ये जो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ये बताना है। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्लोनिंग की युक्ति निम्नलिखित में से किस हेतु लाभदायक है, तो बताइए किसके लिए ये लाभदायक मानी जाती है? तीनों के प्रति? डी करेक्ट है। ओके, क्लोनिंग की सहायता से विशेष ऊतकों व अंगों का निर्माण कर असाध्य और आनुवंशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इसकी मदद से लीवर, किडनी आदि अंगों का निर्माण कर अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसकी मदद से विशेष प्रकार की वनस्पतियों व जीवों का क्लोन बनाया जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण तथा जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लिम्फोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका घटक है? ठीक है, ऑप्शंस हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि किसी का भी घटक नहीं है ये। तो जो है लिम्फोसाइट्स जो होता है वो श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उनका घटक इसको माना जाता है। लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं का 25 से 30% भाग जो है होता है। ये प्रतिरक्षियों को बनाती हैं तथा उनकी वृद्धि को उत्तेजित करती हैं। रक्त के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट्स से ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन की कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में कुछ युग्म यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ओके, तो जो इनकरेक्ट है वो पूछा गया है आपसे। ठीक, तो बताइए कौन सा है इनमें से इनकरेक्ट। देखिए आंसर, चलिए कोई नहीं। ए है विटामिन B3 की कमी से इसमें पेलाग्रा बताया है, एंड बी जो है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ओके, इट्स करेक्ट। एंड विटामिन ई की कमी से इसमें सूखा रोग बताया गया है। एंड नेक्स्ट है आपका विटामिन ए की कमी से इसमें रतौंधी बताया गया है। तो क्या डी करेक्ट है आपको लगता है, और या फिर सी करेक्ट है? क्या है बताइए इसमें से, ये तो नहीं है ना। विटामिन ई की कमी से बंध्यापन होता है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, पेलाग्रा, स्कर्वी एंड रतौंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
मानव शरीर के संगठन में निम्न में से कौन सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर खनिज व विटामिन। ठीक है, तो बताइए कौन सा है जो कि मानव शरीर का जो संगठन होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो प्रोटीन ही पाया जाता है। ओके, मानव शरीर के संगठन तत्व हैं और उनमें कितना क्या क्या उनका परसेंटेज है वो यहाँ पर बता दिया गया है। बात करेंगे जल की तो 57 to 65%, प्रोटीन 14 to 17%, वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 1% एंड खनिज एवं विटामिन 7%। ओके, नेक्स्ट है, इससे आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कौन कितने परसेंटेज में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। बबल बेबी रोग, मंगोली जड़ता एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड ल्यूकेमिया। क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त बीमारियों में से कौन आनुवंशिक बीमारी है? ऑप्शंस है 1 और 2, 2 व 3, 1, 2, 3 या फिर 2, 3 व 4। ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। पूछा क्या गया? आनुवंशिक बीमारियों के बारे में पूछा गया है ना। हाँ, तो आनुवंशिक बीमारी इसमें से आपकी बबल बेबी रोग भी आनुवंशिक बीमारी है, मंगोली जड़ता एंड कलर ब्लाइंडनेस ये तीनों ही आनुवंशिक बीमारी है। 1, 2 एंड 3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए कायदे से तो, और सी ही करेक्ट है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है, जबकि अन्य सभी आनुवंशिक बीमारी हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से इसका हमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सुमेलित करने वाला प्रश्न फिर से आपके सामने आ गया है, कीजिए इनको। ओके, तो हिस्टोलॉजी एंड पोमोलॉजी, वायरोलॉजी एंड नियंटोलॉजी ये किन से संबंधित है, किन की स्टडी इनमें की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए। देखिए, सबसे पहला है इसमें हिस्टोलॉजी, है ना। इसमें किसकी स्टडी की जाती है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें से करेक्ट होगा ये। ठीक है, उसके बाद है पामोलॉजी। पामोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन ही किया जाता है ना पामोलॉजी में। तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। एंड नियंटोलॉजी में किसका किया जाता है? तितलियों का। फर्स्ट से हमारा थर्ड मिल रहा है एंड फोर्थ से फोर्थ मिल रहा है एंड बी से हमारा सेकंड वाला मिल रहा है। ओके, तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या है। करेक्ट आंसर है हमारा, हाँ, ए होना चाहिए ना करेक्ट आंसर। ओके, ए ही है करेक्ट आंसर इसमें। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, पामोलॉजी फलों का अध्ययन एंड वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन एंड नियंटोलॉजी तितलियों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्टेटमेंट आपका, ये जो कथन कारण वाला प्रश्न है ये, बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। इसका जो रीज़न है वो ये है, बासमती चावलों में एमाइलेज नामक स्टार्च पाया जाता है। बताना है आपको इसमें से ये कारण और कथन सही है या नहीं, और एक एक्सप्लेनेशन ये सही दे रहा है या नहीं। ठीक है, ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों गलत हैं परंतु दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बताना है। इसमें से सही आंसर बताइए भाई क्या है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं और ये जो है ए आर की सही व्याख्या करता है। बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं, उसका जो रीज़न है वो यही है कि एमाइलेज नामक जो स्टार्च है वो उसमें पाया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बासमती चावल में एमाइलेज स्टार्च पाया जाता है जिसके कारण बासमती चावल जो है वो के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत लोहे के ऊपर किसकी परत स्थापित की जाती है? ऑप्शंस हैं तांबा, जस्ता, जिंक या पारा। जिस द करेक्ट आंसर, किसकी परत की स्थापित की जाती है बताइए? जिंक की परत स्थापित की जाती है। ठीक है, यानी कि सी जो है वो करेक्ट है। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया लोहे को जंग से बचाने हेतु की जाती है। इसके अंतर्गत लोहे पर जिंक धातु की परत बिठाई जाती है। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
इसके अलावा एक यही इन्फॉर्मेशन है कि 2021 यूपी पीसीएस के लिए हमारा कोर्स चल रहा है हमारी साइट पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर उसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।